नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद इस सहमति का ऐलान किया गया। कैसे ये सहमति और समझौता, व्यापारिक समझौता भारत के लिए लाभदायक होगा, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे अरावली पहाड़ियों के विवाद को लेकर सरकार ने क्या दिया है स्पष्टीकरण और क्यों इस पूरे मुद्दे पर फैलाया जा रहा है भ्रम। दिखाएंगे खबर पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। होगी बात कोडीन कफ सिरप पर उत्तर प्रदेश में जारी सियासी बयानबाजी की। बताएंगे कैसे बांग्लादेश में लगातार हालात खराब बने हुए हैं। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के में मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति। 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में $20 अरब के निवेश का लक्ष्य होगा हासिल। पीएम मोदी ने कहा कि यह मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अरावली विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा कुछ लोग कर रहे हैं भ्रम फैलाने की कोशिशें। अरावली क्षेत्र में माइनिंग की किसी भी तरह की कोई छूट नहीं। अरावली को हरा भरा रखने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। कोडीन कफ सिरप मामले में यूपी विधानसभा में संग्राम। सीएम योगी भरी रफ्तार। सीमेंट में 14.5% की जबरदस्त वृद्धि हुई दर्ज। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मामले में घमासान। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में हिंदू धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों का प्रदर्शन। आरोपियों को सजा की मांग। तो आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। भारत और न्यूजीलैंड एक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष की टेलीफोन पर बातचीत के बाद इस सहमति की घोषणा की गई है। दोनों पक्षों ने केवल 9 महीने की बातचीत के बाद इस महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। इस समझौते के बाद भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड का बड़ा बाजार मिलेगा, तो न्यूजीलैंड के उत्पाद भारत में सस्ते दरों पर उपलब्ध होंगे। इसका सीधा फायदा आम भारतीयों को मिलेगा ही, तो व्यापारिक गतिविधियों को भी एक बड़ा संबल मिलेगा। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की दिशा में ऐतिहासिक पल। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन की टेलीफोन वार्ता हुई। घोषणा की गई कि इस ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि इस समझौते से अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड से भारत में $20 अरब के निवेश का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ऐतिहासिक समझौते पर सहमति के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत न्यूजीलैंड संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त कदम। मेरे मित्र प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मैंने ऐतिहासिक भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता संपन्न होने के बाद एक बहुत ही सार्थक बातचीत की। महज 9 महीनों में संपन्न हुआ ये ऐतिहासिक समझौता हमारे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये मुक्त व्यापार समझौता सुनिश्चित करता है बेहतर बाजार पहुंच, अधिक निवेश प्रवाह और नव प्रवर्तकों, उद्यमियों, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और छात्रों और युवाओं के लिए अनेक अवसर। दोनों पक्षों के लिए समझौते का महत्व इसके लिए हुई वार्ता की गति से समझा जा सकता है। न्यूजीलैंड के पीएम की इस साल मार्च में भारत यात्रा के दौरान वार्ता शुरू हुई थी, जिसे मात्र 9 माह में संपन्न कर लिया गया। ये रफ्तार मजबूत आर्थिक सहयोग की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को दिखाती है। समझौते से द्विपक्षीय आर्थिक संपर्क बढ़ेगा, एक दूसरे के बाजारों में पहुंच का विस्तार होगा और रणनीतिक सहयोग में मजबूती आएगी। भारतीय पेशेवरों के लिए ये समझौता बड़े पैमाने पर अवसरों के द्वार खोलेगा। न्यूजीलैंड 5000 भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा और 1000 कार्य एवं अवकाश वीजा का समर्पित कोटा सुनिश्चित करेगा।
इससे भारतीय डॉक्टरों, नर्सों, अध्यापकों, तकनीकी पेशेवरों और इंजीनियरों को लाभ होगा। भारतीय छात्रों को भी इस समझौते से बहुत लाभ होने जा रहा है। Students who go to New Zealand to study will now be eligible for a 2-year work visa if they take a degree course, 3-year work visa if they take a bachelor's degree with honors, a 3-year work visa if they graduate in STEM disciplines, science, technology, engineering and mathematics, and a 4-year work visa when they do postgraduate studies in New Zealand. कृषि उत्पादकता साझेदारी और किसानों की आय बढ़ाने में भी समझौता लाभकारी होगा। इसके तहत सेब, कीवी और शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। भारत ने इस समझौते में अपने किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। We have been very sensitive to protect all the sectors like farmers' interests in rice, wheat, dairy, soya, and various other farmer products, agricultural products, which have not been opened up with any access. भारतीय निर्यातकों के लिए ये समझौता अवसरों के असीमित द्वार खोलने वाला है। इसके तहत न्यूजीलैंड के बाजारों में 100% भारतीय निर्यात की निशुल्क पहुंच सुनिश्चित होगी। 118 सेवा क्षेत्रों को कवर करते हुए भारत को न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ बाजार पहुंच और सेवाएं मिलेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक वाणिज्य ढांचे में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। विकसित भारत 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ते देश की स्पीड और स्केल को दुनिया देख रही है और हर क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी सुनिश्चित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जल्दी से आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो सहमति बनी है मुक्त व्यापार समझौते को लेकर, उसके क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, किस प्रकार से ये मददगार होगा। 15 साल में $20 बिलियन का भारत में निवेश न्यूजीलैंड के माध्यम से होगा, ऐसी बात पर सहमति बनी है। 5000 वीजा मिलेंगे जिनकी मियाद 3 साल की रखी जाएगी। हर एक साल के लिए ये 5000 वीजा दिए जाएंगे। भारतीय उत्पादों के नियम होंगे आसान ताकि उनकी स्वीकार्यता न्यूजीलैंड के बाजार में हो सके। जो प्रमाणीकरण की जो व्यवस्थाएं होती हैं, मानकों की व्यवस्थाएं होती है, उसमें एक प्रकार से भारत के उत्पादों को शिथिलता नियमों के आधार पर दी जाएगी। भारत के उत्पादों की जो स्वीकार्यता है वो न्यूजीलैंड में बढ़ेगी। द्विपक्षीय व्यापार इस वक्त $2.4 बिलियन का है। इसको दुगना करने को लेकर, तेजी से बढ़ाने को लेकर लगातार काम किया जाएगा। भारत न्यूजीलैंड के व्यापारिक संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस प्रकार से ये फायदेमंद होगा उसका भी जिक्र करते हैं। कौन कौन से भारतीय उत्पाद हैं जिसको एक बड़ा बाजार मिलने वाला है। वस्त्र, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न, ये तमाम जो भारतीय उत्पाद हैं इनको न्यूजीलैंड का बाजार एक तरीके से फ्री ट्रेड के तौर पर, यानी कि उस पर शुल्क रहित एक प्रकार से उसकी उपलब्धता वहां पे बढ़ेगी। हस्तशिल्प का सामान, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल्स, श्रम प्रधान जो उत्पाद होते हैं जिसमें एमएसएमई सेक्टर ज्यादा एक तरीके से आते हैं, और आभूषण जैसे जो तमाम भारतीय उत्पाद हैं इनको न्यूजीलैंड के बाजार में ज्यादा जगह मिलती नजर आएगी। और एक प्रकार से शुल्क नहीं होगा, टैक्स फ्री एक प्रकार से होगा, टैरिफ फ्री होगा। इसका फायदा इन तमाम सेक्टर्स के बनाने वाले लोगों को भारत में मिलता नजर आएगा। तो बड़ा बाजार होगा। भारत के व्यापारिक समझौतों की अगर बात की जाए, इससे पहले किन देशों के साथ भारत के व्यापारिक समझौते हो चुके हैं? श्रीलंका के साथ, दक्षिण एशियाई देशों के साथ, नेपाल, भूटान, थाईलैंड के साथ में भारत इसी प्रकार के कमोवेश व्यापारिक समझौते पहले ही कर चुका है। सिंगापुर के साथ, आसियान देशों जो कि 10 देशों का संगठन है, दक्षिण कोरिया के साथ, जापान और मलेशिया ऐसे देशों के साथ में भारत के अलग अलग प्रकार के व्यापारिक समझौते पहले से ही काम कर रहे हैं, जिसका फायदा भारत को बड़े स्तर पर मिल रहा है। इसी तरीके से उस लिस्ट में मॉरिशस है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपीय संघ है और यूके के साथ साथ ओमान, जिसके साथ अभी हाल ही में एफटीए भारत ने किया है। तो ये अपने आप में तमाम बड़े देश या सहयोगी संगठन जिनके साथ भारत के पहले से ही व्यापारिक रिश्ते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में होने वाला है किस प्रकार से भारत और न्यूजीलैंड के जब व्यापारिक रिश्ते होंगे, एफटीए जिस पे सहमति बनी है उस पे जब बात आगे बढ़ती नजर आएगी। तो ये हम बात कर रहे थे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापारिक सहयोग को लेकर जो सहमति बनी। अब बात अगली खबर की करते हैं और अगली खबर के लिहाज से अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं अरावली की पहाड़ियों को लेकर। उसको बचाने को लेकर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसको लेकर सियासी पारा भी इस वक्त हाई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। तो वहीं दिल्ली में अरावली विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है
अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी, बल्कि इनको संरक्षण करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अरावली पर मचा घमासान, सरकार ने साफ की स्थिति। अरावली को लेकर हो रही भ्रम फैलाने की कोशिश। अरावली को हरा भरा रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और उस पर फैले भ्रम के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और नहीं दी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में साफ कहा कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहें। 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अरावली का इकोलॉजी सिस्टम रहे। हमने ग्रीन अरावली वॉल, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के विषय को शुरू किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार दिल्ली के रिज में अरावली में वृक्षारोपण लगातार पिछले 2 एनवायरनमेंट डे में किया है। पिछले दिनों अरावली क्षेत्र की इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए हमारे द्वारा लगातार वर्कशॉप की गई है। बल्कि इस निर्णय में भी उन्होंने जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में उसी को ग्रीनिंग करने का जोर दिया जाएगा जो अरावली का डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है और अवैध माइनिंग की गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 100 मीटर पहाड़ को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। 100 मीटर पहाड़ का मतलब है पहाड़ की चोटी से लेकर जमीन के स्तर तक और उस बिंदु तक जहां उसका स्थायी आधार जमीन पर स्थित है, जिसमें पूरी संरचना शामिल है। अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि 1985 से इस पर याचिकाएं चल रही हैं। इन याचिकाओं का मूल उद्देश्य अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त और स्पष्ट नियम लागू करना रहा है, जिसका सरकार पूरी तरह समर्थन करती है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले को कांग्रेस अलग मोड़ देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को अरावली को लेकर वाकई चिंता है तो ये मामला अदालत में है, कांग्रेस अदालत में जा सकती है। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूँ सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि विषय अभी भी न्यायालय में ही लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहाँ अपना विषय रख दें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है और नई परिभाषा के लागू होने के बाद अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आ चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से न केवल अवैध खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी सख्त रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली पहल चला रही है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये पूरे अरावली पहाड़ी को लेकर प्रकार की पूरी विवाद चल रहा है, इसके मुख्य तथ्य क्या है, इसके मायने क्या है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो कोई भी जमीन जो अपने आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची है तो उसको पहाड़ी माना जाएगा। अरावली की पहाड़ी के तौर पर उसको परिभाषित माना जाएगा, उस दिशा में उसको माना जाएगा। ये एक प्रकार से तय हुआ। इसी प्रकार से कुछ और तथ्यों से आपको बताते हैं, अरावली का अगर विस्तार की बात की जाए तो ये क्षेत्रफल लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ ये विस्तार है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात जैसे 4 राज्यों में ये अरावली पहाड़ियों का विस्तार फैला हुआ है। 4 राज्यों में, दिल्ली से लेकर गुजरात तक 39 जिलों में, यानी इन 4 राज्यों के 39 जिलों में इसका अरावली पहाड़ियों का विस्तार फैला हुआ अपने आप में एक बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम के तौर पे है। और 20 फॉरेस्ट रिजर्व इस पूरे अरावली क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है, जिसके तहत पूरे जो नियम कायदे होते हैं उनका अनुपालन किया जाता है। 4 टाइगर रिजर्व भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। यानी आप इतना बड़ा क्षेत्र समझ सकते हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया पूरा होता है अरावली का विस्तार को लेकर। इसी तरीके से अगर बात की जाए
अरावली मुद्दे पर सरकार ने क्या कुछ बातों को स्पष्ट किया। सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने समान परिभाषा तय करने को कहा था, जिसके बाद उस प्रक्रिया को आगे तय किया गया कि आखिर सभी राज्य, जो ये चारों राज्य हैं, वो ये एक समान प्रक्रिया के तहत परिभाषा को तय करें कि आखिर किस चीज को अरावली के पहाड़ माना जाएगा, क्योंकि अभी तक पिछली व्यवस्थाओं में इन चारों राज्यों में अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं थी, जिसके चलते एक प्रकार से नियमों को अवहेलना होने का गुंजाइश रहती थी। पर्यावरणविदों की रिपोर्ट दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है और ये केंद्र सरकार के माध्यम से ये पूरा काम आगे बढ़ा। उसके बाद क्या आगे बात होती है वो अभी आपको बताते हैं। सरकार ने कहा कि पहाड़ी का आधार खत्म होने के बाद का जो 100 मीटर का एरिया होगा, यानी कि कोई पहाड़ अगर इस प्रकार से खत्म हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है उसकी ढलान, उसके बाद 100 मीटर का जो एरिया होगा वो अपने आप में अधिसूचित होगा, यानी संरक्षित होगा। वहां किसी प्रकार की माइनिंग नहीं होगी और बॉटम से लेकर टॉप तक जो भी पहाड़ी है वो और उसके ढलान खत्म होने के बाद का जो 100 मीटर का एरिया होगा वो एक तरीके से संरक्षित रहेगा। ये सीधे तौर पे बात कही गई है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। दो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर की दूरी है, दो पहाड़ उनके बीच की दूरी अगर 500 मीटर है, तो ऐसे में वो दोनों पहाड़ और उनके बीच की वो 500 मीटर की दूरी, आधा किलोमीटर की दूरी, वो सारा कुछ संरक्षित रहेगा, वहां पे खनन नहीं हो सकता है। इस बात को भी स्वीकार किया गया, ये सरकार ने स्पष्ट किया इस बात को। इसी तरीके से जो नियम लागू किए गए इसके आधार पे अरावली का 90% से ज्यादा जो क्षेत्र है वो संरक्षित हो जाएगा और ये अपने आप में सीधे तौर पे दिखाता है कि सरकार जो संरक्षण की बात कर रही है उसको लेकर प्रतिबद्ध है। जल्दी से अगले तथ्य को आपको बताते हो किस प्रकार से 2% से भी कम इलाके में, जो पूरा अरावली का विस्तार है उसके 2% से भी कम इलाके में सीमित और नियंत्रित तरीके से खनन की अनुमति है, वो भी पट्टा दिया जाता है, तय किया जाता है, नियम होते, उस आधार पे ही खनन की प्रक्रिया होती है। पूरे इलाके के 2% से भी थोड़ा कम में एक प्रकार से ये प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। तो अरावली सरकार को मुद्दे को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया, लेकिन अन्य जो भी नियम है उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं इस पूरे संरक्षण को करने में मदद मिलती है। उसके तहत दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से खनन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। एक बात, यानी कि अलवर तक का जो इलाका, जो गुड़गांव और फरीदाबाद से लेकर आगे अलवर तक जाता है, उस पूरे इलाके में खनन नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक और नियम भी है जिसके तहत वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित होता है, क्योंकि वो संरक्षित इलाका होता है और ऐसे में भी वहां पे ये खनन की गतिविधियां नहीं चल सकती हैं। टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र होता है उसमें भी एक प्रकार का ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया, तो वहां पर भी खनन की प्रक्रिया नहीं होती है। प्लांटेशन लगातार, अरावली प्लांटेशन के आधार पर सरकार लगातार एक ड्राइव चला रही है बीते कई वर्षों से, उसके तहत उन इलाकों में खनन की अनुमति नहीं है। तो उसके बाद भी एक बड़ा इलाका है जो एक प्रकार से अधिसूचित है। नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से अपने आदेश में कहा है और यह भी कहा है कि जो पुराने पट्टे हैं, अगले तथ्य में आपको बताते हैं कि जो पुराने पट्टे हैं उसकी भी तकनीक के आधार पर लगातार मॉनिटरिंग, निगरानी होगी ताकि किसी प्रकार के नियम की अवहेलना ना होने पाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसी पूरी बड़ा जो विषय है अरावली पहाड़ी को लेकर एक प्रकार से भ्रम था, सरकार ने उस पर स्पष्टता दी है, नियम कायदे कानून की बात रखी। इसी विषय पर हम करेंगे बात। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष वीडियो। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे अरावली पहाड़ियां संरक्षण को प्रतिबद्ध है सरकार, ये साफ तौर पे सरकार ने कह दिया है। और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विभा धवन जी, जो कि डीजी है, महानिदेशक हैं टेरी की। मैम, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पे आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विभा जी, सबसे पहली बात तो यही कि एक प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई कि क्या अरावली पहाड़ियों के जो उनका वजूद है, उनका अस्तित्व है, उस पर एक संकट खड़ा होने जा रहा है। एक पर्यावरणविद के नाते इस शंका को, इस प्रकार के इस पूरे विवाद के बीच आप अपनी बात कैसे रखेंगी? देखिए, ये जैसे हो जाता है मिस इन्फॉर्मेशन, या हम लोग पूरा गैजेट पढ़ते नहीं हैं कि रूलिंग क्या है। तो रूलिंग में जैसा अभी आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 100 मीटर वाली पहाड़ी को हम पहाड़ गिनेंगे और वो पूरी पहाड़ी उसमें आती है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसकी टॉप को देख रहे हैं, और उसके नीचे भी आधा किलोमीटर तक वहां पर हम खनन नहीं कर सकते हैं। हमको ये भी देखना है अभी तक क्या हो रहा है। अभी तक ये हो रहा है कि हर स्टेट और रादर हर डिस्ट्रिक्ट, जिला अपने हिसाब से रूल बनाए हुए हैं, खनन परमिशन किसको देनी है और कैसे देनी है। अब ये एक तरह से यूनिफॉर्म वे में होने वाला है, उसमें मॉनिटरिंग होने वाली है और डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि ये नहीं सिर्फ देखा जाएगा कि ये खनन कहाँ पे करने जा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट देखने जा रहा है। पूरी एप्लीकेशन जो है उसमें देखा जाएगा
कि इस पे पूरे जिले में क्या इम्पेक्ट होगा, लाइवलीहुड्स पे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे क्या होगा, इकोलॉजी पे क्या होगा, वाटर टेबल पे क्या होगा। तो जब ये पूरी चीज एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगी, तो जो आज हो रहा है एक तरह से कि कोई अपनी मर्जी से दे देता है, जान पहचान से दे देता है, इलीगल हो जाता है जी, ये सब चीजें नहीं होंगी। आप जीआईएस से मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पे खनन चल रहा है, कहाँ परमिशन है। जी। तो ये मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जो हम इकोलॉजी जगह की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जी, उस सब के लिए अच्छा रहने वाला है। एक बड़ा फैसला, यानी कि जो एक अस्तित्व को लेकर जो सवाल खड़ा करने की बात है, ऐसा नहीं होने वाला। विजय त्रिवेदी जी, क्योंकि आप इस इलाके को भी बखूबी जानते हैं, खासतौर से राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए, तो क्या पहले इन चारों राज्यों की अपनी अलग अलग नियम, कायदे, कानून और परिभाषाओं के बिखराव के चलते एक अस्पष्टता थी? अब उसको जब सुव्यवस्थित किया जा रहा है, तो क्या सुव्यवस्थित करने की वजह से इस भ्रम को फैलाया जा रहा है या फैल गया है? क्या वजह देखते हैं आप उसकी, विजय जी? आपने बिल्कुल ठीक से इसको डिफाइन किया कि क्यों ये भ्रम फैल रहा है। और हम भी राजस्थान से आते, मैं अरावली की पहाड़ियों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, और जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र जी, वो भी अरावली से आते हैं, वो अलवर के इलाके से आ रहे हैं जहाँ पर इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है। और इसमें 2016 से पहले की व्यवस्था है, 2006 से पहले की व्यवस्था है, और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से माइनिंग को लेकर बात की जा रही थी, उससे ये एक तरह का भ्रम हुआ कि अब सरकार कहीं सब जगह पर खनन को लेकर, माइनिंग को लेकर काम नहीं कर रही। मैं जानता हूँ कि राजस्थान में अरावली को लेकर और जो अलवर सरिस्का का जो इलाका है, वहाँ पर भरतपुर का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी समय से अलग अलग तरीके से अवैध माइनिंग हो रही थी, समझे। और ये हरियाणा के भी उस इलाके में हो रही थी। तो उस सबको रोकने की एक्सरसाइज है। मुझे लगता है कि सरकार ने थोड़ी देर कर दी। जो आपने भूपेंद्र जी का इंटरव्यू दिखाया, वो बहुत साफ साफ इंटरव्यू है। इसको सरकार को तुरंत ही काम करना चाहिए था। जैसे ये भ्रम फैलने लगा तो सरकार बहुत स्पष्ट तरीके से बात बताती कि किन किन चीज़ों में बदलाव किया गया है और क्या बदलाव नहीं हुए हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ों में भ्रम हो गया सर। एक तो ये कि जो बदलाव नहीं हुआ उसके लिए भी भ्रम पैदा कर दिया गया। दूसरा, जो बदलाव किए जा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्या इम्पैक्ट है, वो बात है। तीसरी बात, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यदि इन तीनों बातों पर सरकार थोड़ा और जल्दी आकर इन बातों को जोरदार तरीके से, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू अभी भूपेंद्र जी का दिखाया है, मेरे ख्याल से उससे स्थितियां ठीक होगी। अक्सर भ्रम कब होता है कि जब बहुत सारी चीजों को हम साफ नहीं करते। सरकार क्या अपनी रफ्तार से चलती है, और उतने में आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, डिजिटल का जमाना आ गया। अब भ्रम फैलाना तो ऐसा है कि फट से कान कोई देखता नहीं, कौवा लेकर उड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वो स्थिति होती है। शायद बिल्कुल तो आपको बताना पड़ता है भैया कान पहले देख तो लो। हाँ, पहले कान देख लीजिए, कौवा अभी बाद में देखिएगा, पहले अपने कान पे ध्यान दे लीजिए। डॉक्टर विभा जी, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी का जिक्र विजय जी ने किया, उनकी मॉनिटरिंग है, और जो बात लगातार सरकार कह रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रकार से मान रही है कि 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियों का पूरा इलाका संरक्षित है। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो पहाड़ी की एक परिभाषा समान होने जा रही, बल्कि जिसका जिक्र आपने भी किया और हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि एनसीआर में माइनिंग पॉसिबल नहीं है, जो टाइगर रिजर्व है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमाम नियम है। तो क्या ये जो विश्वास सरकार दे रही है, ये अपने आप में एक भरोसा पैदा करता है कि साहब ये संरक्षित होने जा रहा है और बेहतर होने जा रहा है? देखिए, अगर हम टोटलिटी में देखते हैं, क्योंकि आपको रेगुलेशंस चाहिए कि कहां पे किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, आपको कैसे रिपोर्ट करना है। तो ये पहले से बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि पहले तो कोई भी माइनिंग के लिए आपने पट्टा ले लिया और माइनिंग करी आपने, और किसी चीज को रिपोर्ट भी नहीं किया कि वहां क्या हो रहा है। तो अब जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे कि इससे पानी पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, लाइवलीहुड्स पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, और क्या वो माइंड एरिया को बाद में पेड़ पौधे लगा के छोड़ रहे हैं या ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि एफॉरेस्टेशन, और आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, हमको देखते हैं कि जो लोकल स्पीशीज हैं उनको वापस कैसे लाके लगाया जाए वहां पर। तो जब हम ये सारा देखेंगे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2% एरिया भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना सारा तो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सब तरह तरह के और प्लान्स हैं। कैंपा के अंडर जितनी एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज हुई थी जिस जगह पे, उन जगह पे आप खनन नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एरिया भी बहुत कम बचेगा। और दूसरा चीज जो हम सबको रियलाइज करनी है कि पॉपुलेशन, चाहे वो
ह्यूमन की हो या जानवरों की हो, वो बढ़ रही है। उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। तो उसके मारे ऑलरेडी अरावली पे बहुत प्रेशर है। तो सरकार भी उस कदम में, और माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि हम उसको ग्रीनिंग कैसे करें, हम कैसे करें कि लोगों की जरूरतें, पशुओं की जरूरतें वहां से पूरी हो सके और अरावली फिर भी हरी भरी रहे। जी, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को देखना है, हमें पानी भी लूज नहीं करना है, स्ट्रक्चर उसका वहां पे नहीं करना है, कहाँ पे विंड ब्रेक होती है, तो वो सब चीजें जो हैं जी, उस तरफ में सरकार बहुत कदम उठा रही है। बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और अब एक और जो प्रोग्राम आ रहा है कार्बन क्रेडिट का, तो उसमें अरावली में बहुत स्कोप है, पेड़ लगाओ और कार्बन क्रेडिट भी लो। जी। टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वहां पे पेड़ सरवाइव करेंगे, जो अभी तक मुश्किल हो रही थी कई जगहों पर। तो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है खनन। बिल्कुल, और शायद उस दिशा में जो बात आप कह रही हैं मैम, रेगुलेशन है। जी, आप जो बात मैम कह रही हैं, क्योंकि देश में वन का जो आच्छादित क्षेत्र है, फॉरेस्टेशन, वो भी काफी बढ़ा है और इसकी एक वर्ल्ड लेवल पे भी उसका रिकग्निशन देखने को मिलता है। विजय जी, सवाल यही कि क्या एक छोटा सा भ्रम पैदा हुआ जिसका जिक्र भी हमने किया और उसके बाद राजनीति करने का मुद्दा मिल गया, शायद इसलिए ये ज्यादा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा? विजय जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है आनंद जी कि जो लोग आज इस पर सारा हंगामा कर रहे हैं, उसको यदि इस पर जो हमारे वन मंत्री जी ने जिस बात पर चर्चा नहीं की, वो थोड़ा सा अलग तरीके के, यदि आप भूपेंद्र जी को जानते हो कि वो उस तरह से हमलावर नहीं रहते राजनेता के तौर पर। तो जो हमला आज किया जा रहा है या जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो जिन लोगों ने किया है उनकी सरकारों के दौरान क्या क्या हुआ, इसका भी एक थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए कि पिछली सरकारों के दौरान किस किस तरह से माइनिंग हुई है। क्योंकि राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात के थोड़े से इलाके में काफ़ी इलीगल माइनिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें होती रही और इसी वजह से 1985, जैसा आप भी बता रहे हैं, इतने लंबे समय से कोर्ट में सारे मामले चल रहे हैं। क्या होता है कि केवल जैसे कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अब आप वो थोड़ा सा, मैं क्या बोल सकता हूँ भूपेंद्र जी के लिए, वो बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनको इस बात पर भी जवाब देना चाहिए था, इस बात को भी खुलासा करना चाहिए था कि ये भ्रम बना क्यों है और कौन लोग भ्रम फैला रहे हैं। समझे? जब आप एक बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात तो रख दी, लेकिन ये सब स्थितियां पैदा क्यों हुई है, इसको जब तक आप साफ नहीं करते तो फिर लगता है कि हाँ, आप ही कहीं पर गड़बड़ है और आप डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। ये सारी परेशानियां वहां पर हैं। 2% को लेकर जो बातचीत चल रही है उस पर काम हो रहा है। डेवलप, जैसे मैडम ने भी कहा कि डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह की बात होती है और जो जरूरतें उन पर भी ध्यान रखा जाता है। और ये बहुत टाइगर फॉरेस्ट का जो है ना, टाइगर रिजर्व है सर, इसका जो है वो बहुत बड़ा इलाका है, तो वहां पर तो उसको कैसे कोई सरकार कोई भी नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े कानून बने हुए, पेचीदा कानून है जिसको इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। आप छोड़ेंगे तब भी कोर्ट में उस मसले पर बड़ी पाबंदियां लगेंगी। बिल्कुल विवाह जी, क्योंकि अब मॉनिटरिंग तेजी से होती है और हमारे पास टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है, तो आपको एक भरोसा भी पैदा होता है कि हाँ, जिस प्रकार से हम नियमों को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं, अब उस प्रकार की भरोसा पैदा होता है कि साहब जो खनन चल रहा था अवैध तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से, जब उसकी डेफिनेशन तय हो गई है, उसके नियम तय हो गए हैं, तो उसका फायदा बहुत जल्दी हमको दिखना भी शुरू हो जाएगा और जो ये भ्रम पैदा हुआ है बहुत जल्दी खत्म भी होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये भ्रम फैलाया भी जा रहा है और उससे ज्यादा है कि हम लोग आज सोशल मीडिया की एज में रहते हैं। जो व्हाट्सएप पे आया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कितने लोगों ने सच में वो रूलिंग पढ़ी है? बहुत कम, मैं कहूंगी 1% लोगों ने भी वो रूलिंग नहीं पढ़ी है, इसलिए उनको पता नहीं है कि उसमें है क्या लिखा हुआ। तो इसके मारे जो उन्होंने एक सोशल मीडिया ट्वीट पढ़ा, वो उसी को आगे भेजते जाते हैं और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरी एक तरह से सबको, जो भी इस भ्रम पे विश्वास कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप एक बार पूरी रूलिंग तो पढ़िए, नेट पे अवेलेबल है, और फिर बताइए कि उसमें क्या गलत है। तो क्योंकि गलत नहीं है उसमें कुछ, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसको सरकार को भी बताइए जी। और इसलिए लोगों को डर भी, कई लोगों को जिनको अपना फायदा है, उनको डर भी लगा हुआ है कि ये सब जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिल्कुल, तो उनको मानना पड़ेगा। और आजकल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप जीआईएस से आपको पता चल रहेगा कहाँ खनन हो रहा है, कितना हो रहा है।
तो मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। लेकिन बस वही है कि जो रूल बन रहे हैं जी, उनको सरकारों को फॉलो करना है, बहुत अच्छे से रेगुलेशंस को फॉलो बिल्कुल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि उसकी तो अपने आप बिल्कुल वापस उसका आएगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से हो। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विभा जी आपका, विजय जी आपका, हमारे साथ जुड़ने की, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में कफ सिरप पर किस प्रकार से छिड़ा है सियासी संग्राम। विस्तार से खबर पर नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, साहिबजादों के अप्रतिम साहस का स्मरण करने का दिन। ये एक तारीख भर ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी के लिए संकल्प का दिन बन गया है। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। वीर बाल दिवस देश के हर बच्चे में राष्ट्रवाद और अटूट मनोबल का संचार करता है, जिससे मिलती है विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूती। तो आइए एक सशक्त भारत के लिए हम सब मिलकर मनाएं वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर 2025। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cafe. आज बैग पे खाना नहीं है सर। क्यों? किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात यूपी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन कफ सिरप को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने चर्चा की मांग को लेकर जोरदार बवाल काटा। विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस घटना के पीछे जिन लोगों का नाम आ रहा है वो सपा से जुड़े हुए लोग हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोडीन कफ कांड, यूपी विधानसभा में संग्राम। कोडीन पर सपा के सवाल, सीएम योगी ने दिए जवाब। कोडीन पर आर पार, सदन में हंगामा जोरदार। विधानसभा में विपक्ष का वार, योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार। यूपी विधानसभा में कोडीन कफ सिरप पर घमासान देखने को मिला। विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया। कफ सिरप के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। इस मामले में NDPS के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले STF ने पकड़ा था,
2016 में उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। यूपी विधानसभा में कफ सिरप को लेकर जो इतना बवाल हो रहा है, उसको लेकर सीएम योगी ने क्या कहा वो समझिए। यूपी में नहीं बनता कोडिन सिरप, यूपी में कोडिन सिरप से मौत नहीं। सपा ने सरगना को दिया था लाइसेंस, सबसे बड़े होलसेलर को दिया था जिम्मा। दूसरे राज्यों में तमिलनाडु में बने सिरप से मौत। अब तक 78 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कोडिन कफ सिरप को लेकर जोरदार बवाल हुआ। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विधानसभा में एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये फोटो इस बात का सबूत है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि हम इस मामले में पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारे शामिल है तो क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ना चाहिए ना। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। यूपी में कोडिन कफ सिरप को लेकर मचा बवाल विपक्ष पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से सपा ने हंगामा किया, लेकिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया और अब सपा का कनेक्शन सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि आरोप सिद्ध होने के बाद बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। साथ ही विधानसभा में वंदे मातरम पर भी चर्चा हुई, जिसको लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। डीडी न्यूज के लिए लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे बंगाल की, जहां पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज नाइट में। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन में अभी तक की इन बड़ी खबरों पे से हमने आपको अवगत कराया। अभी तक की अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो भारत न्यूजीलैंड में FTA मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी, उस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। उसके अलावा अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को प्रतिबद्ध है सरकार, जो कि इसको लेकर एक भ्रम पैदा हुआ है, उस पूरे विवाद पे
खबर, सरकार का बयान और चर्चा भी हमने की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप को लेकर कैसे सियासी संग्राम मचा हुआ है, इस बड़ी खबर से भी हमने आपको रूबरू कराया। बढ़ते हैं अगली आज की बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल आज कई मुद्दों को लेकर फिर से सुर्खियों में छाया रहा। SIR प्रक्रिया के नाम में कटने के मामले को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के BLA यानी कि राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं उनके साथ में बैठक की है, तो SIR प्रक्रिया पर फिर से उन्होंने सवाल खड़े किए। इस बीच चुनाव आयोग ने 3,500 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात करने की बात कही ताकि किसी छूटे हुए मतदाता का नाम ना रह जाए और पारदर्शिता बनी रहे SIR की प्रक्रिया में। इस बीच TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का काम किया था, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। तो उधर संदेश खाली मामले के मुख्य गवाह पर हमला करने वालों को गिरफ्तार ममता दीदी को करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाए जाने और 1,36,00,000 मतदाताओं के डेटा में विसंगतियां पाए जाने के बाद बौखलाई ममता बनर्जी ने SIR पर सुनवाई से पहले एक अहम बैठक की। इस बैठक में कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA शामिल हुए। ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान बिना जनगणना के SIR कराने जाने को बड़ी भूल करार दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता SIR से क्यों डर रही है। तार्किक विसंगतियों को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आया। इतने कम समय में हजारों मतदाताओं की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को कैसे दूर किया जाएगा। SIR में इतना डरने का क्या बात है ममता बनर्जी? माइक्रो ऑब्जर्वर बाहर प्रदेश से आ रहा है, इतना गुमराह करने का बात क्यों कर रहा है? पहले दिन से SIR का विरोध किया, SIR को NRC बताया। इस बीच कोलकाता में बड़ी संख्या में TMC से जुड़े BLA राज्य निर्वाचन आयोग के CEO दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखे। वहीं CO कार्यालय के बाहर बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने गृह सचिव को पत्र लिख केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया। इधर चुनाव आयोग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए करीब 3,500 माइक्रो ऑब्जर्वर तैयार करने जा रहा है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने राज्य के 31,68,424 लोगों को सुनवाई के नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। ये 31,68,424 लोग अनमैप्ड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सुनवाई आगामी शनिवार से शुरू हो रही है। उससे पहले बुधवार को सुनवाई प्रक्रिया के संचालन के लिए नजरुल मंच में माइक्रो ऑब्जर्वर का 2 चरणों में प्रशिक्षण होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि ये पहले चरण की सुनवाई है। इसके बाद तार्किक विसंगति वाले 1,36,00,000 लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और फिर दूसरे चरण की सुनवाई की संख्या तय की जाएगी। ये मांग किया गया था कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार CO ऑफिस के बाहर ऐसे सिचुएशन पैदा कर रहे हैं जो होना नहीं चाहिए। CO जो ऑफिसर्स है उनको काम करने में दिक्कत हो रही है, उनका सिक्योरिटी जो है, उनकी जो सुरक्षा है वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। इसलिए केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री से उन्होंने सेंट्रल फोर्स की मांग किया है। संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी आलिम मौला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी पर शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज कई मामलों के महत्वपूर्ण गवाह भोला घोष की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की कोशिश का आरोप है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। कबीर का दावा है कि ममता बनर्जी अगली बार सत्ता में नहीं आएंगी। विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में SIR पर तो घमासान है ही, अब हुमायूं कबीर की नई पार्टी ने भी ममता के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी दिखाएंगे, जहां पर कोर सेक्टर्स में एक बार फिर से देखी गई है तेजी। कैसे तेजी से घूम रहा है अर्थव्यवस्था का पहिया, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी।
और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात इकोनॉमी की। नवंबर महीने में भारत की 8 प्रमुख इंडस्ट्री की संयुक्त वृद्धि दर 1.8% रही है, जिसमें सीमेंट, स्टील और उर्वरक सेक्टर ने मजबूत प्रदर्शन किया है। स्टील उत्पादन सालाना आधार पर 6.1% और सीमेंट उत्पादन 14.5% बढ़ा है। कोयला उत्पादन में भी 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान कुल मिलाकर मुख्य सेक्टर की वृद्धि 1.4% कम रही। कोर सेक्टर का IIP पर बढ़ा हुआ असर पड़ता है, तो वहीं अक्टूबर में कम वर्किंग डेज के कारण औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी रही। मोदी सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आई है, जो मनरेगा की जगह लेगी। इस योजना में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी है, जिसको लेकर ग्रामीण मजदूर काफ़ी खुश हैं। तो इस योजना में किए गए तमाम बेहतर प्रावधानों को लेकर भी लोगों को उम्मीद बंधी है कि अब ज़्यादा पारदर्शिता के साथ उन्हें उनके काम का सही पैसा सही समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। देश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने और वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इस योजना में 100 दिनों के बदले 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है, जो रोजगार की राह देख रहे गरीबों के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। घर इससे ही चलता है, बच्चे सब दोनों कमाते तभी चलता है, और इसके लिए हमें रोजगार और चाहिए, और 100 दिन 25 दिन बढ़ा दिए, उसके लिए प्रधान मोदी जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारा बच्चे और हमारा घर परिवार चलता है। मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, और 125 दिन कर दिए, इसके लिए उनको हम बहुत आभार हैं। विकसित भारत जी राम जी कानून से पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा में इजाफा हुआ है। इस योजना ने कई मायनों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। योजना के जरिए 25 दिन ज्यादा काम की गारंटी बढ़ी है, वहीं बेहतर आय और सुरक्षित व्यवस्था मिलेगी। इससे लगभग 25% अधिक संभावित कमाई होगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के तहत काम होगा। काम पहले से तय और चिन्हित रहेगा। साल 2024-25 में 99.94% भुगतान डिजिटल हुआ है, और आधार बायोमेट्रिक सत्यापन से मजदूरी सीधे खाते में जाएगी, जिससे मजदूरी की रकम की चोरी समाप्त होगी। काम नहीं दिए जाने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके तहत महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़ाकर 56% हुई है। नया कानून संतुलित है, राज्यों की विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां पर हिंदुओं की सुरक्षा पर मचा है घमासान। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH थिंकर्स मसाला। मसाले सच MDH। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक और स्टूडेंट लीडर मोहम्मद सिकदर को गोली मार दी गई है। यह हमला इंकलाब मंच पार्टी प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हुआ। वहीं बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को पीटने के बाद केरोसिन डालकर आग लगाकर भीड़ के द्वारा हत्या के बाद बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय जगत में खूब किरकिरी हो रही है। भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई है। हालांकि बांग्लादेश इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा और उल्टा चोर कोतवाल की डांटे वाली हरकत पर उतरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। छात्रों का विद्रोह, सड़कों पर दम तोड़ते कानून व्यवस्था, हिंसा के दम पर सत्ता परिवर्तन, यही वो कट्टरवाद था जिसने बांग्लादेश में कथित परिवर्तन को जन्म दिया। अब साल भर बाद ही वही कट्टरवाद मोहम्मद यूनुस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेताब है। लेकिन यूनुस है कि संभलने के लिए तैयार नहीं। हिंसा के ताजा सिलसिले में निशाने पर फिर है हिंदू समुदाय के लोग। दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या और सरेशाम चौराहे पर जला देने की घटना ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए तंग होती जमीन के बीच हिंदू धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय भी सड़कों पर उतर आए हैं। संगठनों ने ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन करते हुए अंतरिम सरकार पर धार्मिक और जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। आरोप है कि सिर्फ धार्मिक पहचान के कारण अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं, बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए डर का संदेश है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद न तो सरकार की ओर से कोई ठोस बयान आया, न ही किसी बड़े नेता ने इसकी निंदा की। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की गई है। इधर दीपू चंद्र दास हत्या को लेकर भारत में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारत के लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर भी बांग्लादेशी मीडिया भ्रामक प्रचार में जुटा हुआ है। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि ये प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था। इससे बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर शेख हसीना भी परेशान है।
उन्होंने कहा कि हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं, साथ ही पड़ोसी देशों से संबंध कमजोर कर रही हैं। आगामी चुनाव को लेकर शेख हसीना ने दो टूक कहा है कि उनकी पार्टी के बिना चुनाव सिर्फ राज्याभिषेक होगा। उधर इनकलाब मंच के पार्टी प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के मामले में इंसाफ न मिलने पर अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी गई है। इससे पहले इनकलाब मंच ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कानून व्यवस्था कितनी तेजी से हाथ से निकलती जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गंभीर स्थिति में अब एक और युवा नेता गोलियों का शिकार हुआ है। नेशनल सिटीजन पार्टी खुलना के डिविजनल प्रमुख को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ब्रिटिश संसद के 3 सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश कर ताजा हिंसा की निंदा की है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई है। तो इस खबर के साथ न्यूज 8 के आज के इस अंक में बस इतना ही। आगे आप देखिए न्यूज कैप्सूल। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर